शुरू करते हैं जी। प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू का टॉपिक हम लोग कर रहे हैं। हमने इसमें जो चीज़ें सीख ली हैं, हमने ये कहा है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपेरिमेंट या पास्ट एक्सपीरियंस हो तो फिर तो हमारे लिए आसान होता है। जितना पास्ट में परफॉर्मेंस रही है वैसी ही आज भी परफॉर्मेंस होगी। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी ऐसी हो जो कि अपने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स और उनके रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट ना हो तो इसे हम ट्रू प्रोबेबिलिटी कहते हैं, या ऐसे गेम ऑफ चांस कह सकते हैं कि जिसमें हर चीज़ जो है वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की बेसिस के ऊपर अकर हो सकती है, कोई भी आउटकम आ सकता है। और इधर हम लोगों ने जो एग्जांपल्स दिखी थी वो थी कि कॉइन टॉस कर दिया, डाइस रोल कर दी हम लोगों ने, और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो डेक ऑफ कार्ड्स में से कोई आइटम सेलेक्ट कर ली, बेसिकली सिलेक्शन वगैरह कुछ कर ली। ऐसे में हमने कहा था कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो है कि मोस्ट फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हम लोग लिखते हैं। फिर हमने प्रोबेबिलिटी का माइंड मैप समझा था। प्रोबेबिलिटी के माइंड मैप में हमने कहा कि सिंगल एक्सपेरिमेंट होगा तो हम लोग सिंपल कैलकुलेशन कर लिया करेंगे, लेकिन उसमें अगर मल्टीपल आउटकम्स की बात होगी या मल्टीपल सक्सेस सिनेरियोज की बात होगी तो हम और ला लगाएंगे और हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी लेकर उसको जमा कर देंगे। सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स का मतलब है 2, 3, 4 ऑनवर्ड्स इतने सारे आपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और हर एक्सपेरिमेंट के अंदर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो तरीका उसका ये होगा कि आप हर प्रोबेबिलिटी हर एक्सपेरिमेंट की अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे हम एंड लॉ कहते हैं। फिर ये था कि कुछ हमारे पास स्पेसिफिक ऐसे आउटकम्स होते हैं जिसमें हमारी कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाती है अगर हम कंबाइंड सैंपल स्पेस बना लें। जैसे 2 कॉइन टॉस करने हैं, खासतौर पे 2 डाइसेस रोल करनी है, तो 2 डाइसेस में भी हमें बेनिफिट ये होता था कि हम लोग वो जो सम वाले सवाल होते थे कि यार 2 डाइसेस रोल किए हैं, बताओ इनका सम कितना आएगा और इसमें जो है ना वो टोटल रिजल्ट कितना होगा, उसमें हमें कंबाइंड सैंपल स्पेस हेल्प करती है। लेकिन ये बड़ा थोड़े से या छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स के लिए ही हेल्प कर सकती है। 2, 3 या 4 कॉइन टॉस कर लें, 2 डाइसेस रोल कर लें, बस ये इतनों से के लिए ही चलता है। मल्टीपल सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स के केस में टोटल पॉसिबल आउटकम फाइंड आउट करने का फार्मूला भी हमने दिखा था। हमने कहा था कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स भी कभी कभार हमें फाइंड आउट करने पड़ जाते हैं, जिसका फार्मूला होता है जी आउटकम ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय आउटकम ऑफ सेकेंड मल्टीप्लाई बाय आउटकम ऑफ थर्ड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो है वो आप जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट्स उन सारे के आउटकम्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकल आते हैं। आसान होता है ये। लेकिन ये था कि किसी भी तरह का सवाल हो, कोई भी मुश्किल सिनेरियो हो, हम लोग परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करते हुए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के 3 फार्मूले थे। एक था जनाब बाइनोमियल का, एक था जी हाइपरज्योमेट्रिक का, और एक था जनाब पाइथन का। बाइनोमियल और हाइपरज्योमेट्रिक बेसिकली ये तीनों ही हमारे ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। बाइनोमियल और हाइपरज्योमेट्रिक हमें ऐसे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स में हेल्प करता है जहां पे हम आइटम्स सेलेक्ट कर रहे होते हैं। डिपेंड करता है, अगर विद रिप्लेसमेंट है तो हम बाइनोमियल का फार्मूला लगाते हैं, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट हो, आइटम्स में से आइटम सेलेक्ट करनी हो और जो आइटम सेलेक्ट कर लिया वो आप वापस ना रखें, तो वो हाइपरज्योमेट्रिक होता था। पॉइसन के बारे में हमने पूछा था कि ये टाइम ट्रायल्स में होता है। टाइम ट्रायल्स का मतलब है वो चीज़ें जिसमें टाइम बेस्ड आपके पास इंफॉर्मेशन दी गई होती है, या इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये है रिमोट ट्रायल्स। रिमोट ट्रायल्स, रिमोट जो है, एक तो रिमोट वो होता है ना जो हम लोग कहते हैं टीवी का रिमोट है, एक रिमोट वो भी होता है जो दूर दराज के इलाकों को कहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को। एक मटेरियल का बेसिकली ये इनवर्स होता है, मटेरियल का ये एंटोनिम होता है। मटेरियल पता है क्या होता है? मटेरियल का मतलब होता है जी बड़ी चीज़, और उसका जो क्या कहते हैं उसे उल्ट होगा, वो रिमोट होगा। यानी कि ये बहुत ही छोटे छोटे जो है ना वो ऐसे ट्रायल्स जिसमें कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत कम है। तो हम लोग कहते थे कि प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 0.05 एंड नंबर ऑफ ट्रायल्स इज ग्रेटर देन 20। तो फिर हम लोग बाइनोमियल की जगह ये वाला फार्मूला लगा देते हैं। फिर हमारे पास आता है जी कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये ऐसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि हमारे कंटिन्यूस आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं, कंटिन्यूस आइटम्स के ऊपर जो है ना वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी नंबर्स की नहीं होती है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो होती है वो रेंजेस की होती है, जिसे हम कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर हमारे पास एक ही है, वो है जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये नॉर्मल कर्व हम लोग इससे पहले भी देख चुके हैं जब हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास एक सिमेट्रिक डाटा है स्टैट्स के अंदर, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि मीन और जो
मीडियन और मोड जो है वो सेंटर में एक ही जगह पे फॉल कर रहा होता है। ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सेंटर से जिस तरह से लेफ्ट साइड पे उसी तरह से राइट साइड पे। इसका जो प्लॉट होता है ये नॉर्मल कर्व होती है और ये सिमेट्रिकल शेप होती है, बेल शेप्ड कर्व होती है। ठीक है जी, इसकी दोनों टेल्स जो हैं ये याद रखिएगा कि ये वाली जो टेल है इस तरफ और ये वाली जो टेल है इस तरफ, ये अप्रोचेस टू जीरो होती हैं लेकिन कभी जीरो नहीं होती हैं। ठीक है जी, अप्रोचेस बट नेवर मीट्स द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये बात यहाँ पे लिखी होगी, ये रही। ठीक है जी, और इसके अंदर जो इसके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो दो इसके पैरामीटर्स होते हैं। जैसे हम लोगों ने कहा था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या, एन और पी। ठीक है जी, पैरामीटर्स होते हैं एन और पी। और इसी तरह से हाइपरजोमेट्री के तीन होते हैं पैरामीटर्स, यानी कि तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो फार्मूला में इस्तेमाल होती हैं, वो कैपिटल एन, स्मॉल एन और के होती हैं। इसी तरह से हाइपरजोमेट्रिक का जो एक ही पैरामीटर होता है और वो होता है इसका मीन, यानी कि जो फार्मूले में इस्तेमाल होती हैं। पैरामीटर से मुराद बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर वो चीज़ें या वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन में यूज़ होंगे। ठीक है, उनको हम पैरामीटर्स कह सकते हैं। इसी तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो पैरामीटर्स होते हैं वो जनाब दो होते हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है जी, अब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है ये हमारे इसके दो पैरामीटर्स होते हैं। मीन हमेशा इसका सेंटर में फॉल कर रहा होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है वो ये बताती है कि डाटा के अंदर फैलाव कितना है, क्योंकि ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन होती है। मीन जो होता है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है। तो ये हमें बताते हैं कि किस तरीके से जो है वो हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जब मैथमेटिशियंस ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को गौर से देखा तो उनको पता चला कि यार यही जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारे पास जो बेल शेप्ड कर्व होती थी स्टैट्स के अंदर, उसी की तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर। यानी कि एरिया के इस लाइन के नीचे वाला जो एरिया है वो हमें प्रोबेबिलिटीज़ को शो कर रहा होता है। हम फॉर एग्जांपल अगर तमाम ऑब्जर्वेशंस को एक ग्राफ पे, एक स्कैटर प्लॉट पे प्लॉट करें तो वो स्कैटर ग्राफ इस तरह से बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि यार अगर हम लोग प्लॉट करें एक आइटम की प्रोबेबिलिटी, जैसे कि स्टूडेंट की जो हाइट की प्रोबेबिलिटी है, अगर हम उसे प्लॉट करें तो हमारे पास ना एक शेप बनती है जो कि है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे, अब इसका ज़रा मतलब समझना है। देखो ये एक्स एक्सिस है, मैं कहता हूँ जी कि मेरी क्लास में जो बच्चे हैं ना उनकी मैंने हाइट ली है और लेट सपोज के एवरेज जो है ना वो हाइट इनकी है, ऑन एवरेज बच्चों की हाइट इंच में लिख देते हैं। ठीक है जी, तो 5 फुट कितने इंच बनेगा जी, 60 इंच। तो 5 फुट और 6 इंच, जो 6 फुट है वो तकरीबन कितना बनेगा, 72 इंच। ठीक है जी, अब मैंने स्टूडेंट से पूछना शुरू किया, स्टूडेंट से पूछा, एक की हाइट आई 60 इंच, 60 इंच के पास मैंने 60 इंच पे एक डॉट लगा दिया। ठीक है जी, मैं बच्चों से पूछता जा रहा हूँ और डॉट्स लगते जा रहे हैं, लेकिन मुझे भी ये पता है कि मोस्टली जिन बच्चों की हाइट बनेगी ना वो बनेगी 60 के पास, 65 के आसपास, 6 फुट 5 इंच, 6 फुट 4 इंच। लेट सपोज के एग्जैक्ट उन बच्चों की जो हाइट है ना वो 6 फुट 4 इंच के आसपास बनेगी। तो इंटरेस्टिंगली जो मेरे पास बच्चों से इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जो हर एक बच्चे का मैं डॉट लगाता जाऊंगा, ठीक है, किसी की इतनी, किसी की इतनी, किसी की इतनी। ठीक है जी, तो मेरे पास जो है वो इस पॉइंट के ऊपर जो है वो डॉट्स बन जाएंगे, यानी कि ज़्यादा डॉट्स जो हैं वो सेंटर के आसपास हैं, यानी कि 66 इंच के आसपास हैं। ठीक है जी, तो ऑब्जर्वेशंस को अगर मैं इस तरह से प्लॉट करूं, मेरी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ज़्यादा होगी। ये बेसिकली ऐसे ही है कि अगर मैं बार चार्ट बनाऊं तो मेरे जो बार चार्ट है ना वो कुछ इस तरह से बनेंगे, मेरे जो बार चार्ट है वो कुछ इस तरह से बनेंगे। सारा ही जो है वो मिट गई थी लाइन। मेरे जो बार चार्ट्स होंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे। शुरू की बार चार्ट छोटी होंगी, फिर उसके बाद बार चार्ट्स बड़ी होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो हैं वो नॉर्मल साइज़ के होते हैं। और ये जो 66 है इसके पास जो बार है वो सबसे बड़ी होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बार और छोटी होती जाएंगी। ठीक है जी, तो ये इस तरह से। तो अगर मैं इसको एक फ्री हैंड कर्व से मिला दूं, तो ये मेरे पास इसी तरह की एक बार चार्ट बनती है। क्यों? क्योंकि सेंटर के आसपास जो है ना वो डाटा ज़्यादा होता है। तो यही चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी प्रोबेबिलिटीज़ के केस में भी। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो ऐसे वेरिएबल्स को डील करती है, इसको मैंने क्यों मिटाया, रहने देते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे वेरिएबल्स को डील करती है जिसमें सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा पाई जाती है और डिस्पर्शन उसमें कम पाई जाती है। तो ऐसे एरियाज़ को जो है ना वो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशंस को, ऐसे डाटा सेट्स को हम डील करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, जिसमें के
आपके पास कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन होती है और वो सेंटर के इर्द गिर्द ज़्यादा होती है। ऐसे में हमें ये अगर फाइंड आउट करना हो कि प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी है, तो वो हम जी स्कोर के टेबल से देख सकते हैं। जी स्कोर का फार्मूला होता है कि हम लोग किसी भी, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि वो कितने लोग हैं जो कि इस पॉइंट पे फॉल कर रहे हैं 68 के ऊपर, तो 68 मेरा एक्स हो जाएगा। जेड हमने फाइंड आउट करना है जेड ऑफ एक्स माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है जी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन से माइनस करने के बाद हमारे पास एक जी स्कोर आ जाएगा इसका, और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक जी स्कोर का टेबल है जिसके ऊपर जो है वो हम लोग जाके इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेटर से भी फाइंड किया जा सकता है, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है। कैलकुलेटर के ऊपर इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैलकुलेटर के अंदर इसके लिए जो रेलिवेंट वेरिएबल है वो पी नहीं बल्कि क्यू है। पी क्या है, क्यू क्या है, और इसमें एक और वेरिएबल होता है आर, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है उस वीडियो के अंदर कि उसमें क्या क्या, पी का मतलब क्या है, क्यू का मतलब क्या है और आर का मतलब क्या है। ये जो जी स्कोर है ना, ये हमें ये बताता है कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, यहां से हम उसको बता सकते हैं। ये है बेसिकली जी स्कोर की तरह अंडरस्टैंडिंग समझना। z इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल किसी का मतलब है z इज इक्वल टू 1.5, तो इसका मतलब ये है कि द पॉइंट x इज 1.5 मीन 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे फ्रॉम द सेंटर, अगर हम लोग जो हमारा मीन है इसके लेफ्ट और राइट वाले जो पॉइंट्स हैं इनका डिस्टेंस सेंटर से फाइंड आउट करें सेंटीमीटर्स में, तो हम यहाँ पे स्केल रख के सेंटीमीटर्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ मीन, इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो हमारे पास क्या है कि मीन जो है एक्स जो है वो हमारे पास 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे है फ्रॉम सेंटर। सेंटर क्या है, मीन। ठीक है जी, यानी कि ये डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का तरीका है कि ये हमारे मीन से कितनी दूर है। ठीक है जी। अच्छा, कभी कभार आपका x जो है वो पॉजिटिव आएगा, कभी कभार आपका x जो है वो नेगेटिव आएगा। आपने जब z स्कोर फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज इक्वल टू वट एवर, तो उसमें फिर आपने साइन को इग्नोर कर देना है। अगर x आपका -3 आया तो भी आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 ही फाइंड आउट करनी है, z इज इक्वल टू 3, और प्रोबेबिलिटी तब भी आपने पॉजिटिव ही साइन करना है। लेकिन अगर फर्ज करें कि आप वर्क बैक कर रहे हैं और आपको जो है ना प्रोबेबिलिटी दी हुई है, मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया, आप x का फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको ये भी देखना होगा कि वो पॉइंट x से ऊपर है या नीचे है, या आपको क्वेश्चन से पता चलेगा। ठीक है जी, तो वहां से आप इसको जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जी टेबल के अंदर से इसकी कैलकुलेशन आई एम श्योर आपको पता होगी, और इसको हम लोग वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बस यही चीज़ है। एक और चीज़ याद रखिएगा, एक ऐसी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक ऐसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन 0 हो और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस इक्वल टू 1 हो, इसे हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर कहीं पे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड का वर्ड असल में कहीं पे नजर आ जाए आपको, तो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन वो होती है जिसमें मीन 0 हो और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस 1 के इक्वल हो। देखिए, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होगी तो वेरिएंस कितना होगा, वो भी 1 ही होगा, तो वेरिएंस भी 1 ही होगा। और अगर वेरिएंस 1 है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी 1 है, तो एक ऐसी क्या कहते हैं उसे, डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें मीन जो है वो 0, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो, ऐसे केस में किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी है वो ये है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है इसकी वो ये है कि मीन +1 और मीन -1 स्टैंडर्ड डेविएशन में 34.1 और 34.1% ऑफ द प्रोबेबिलिटीज फॉल कर रही होती। अगर वो आपको कह दे कि भाई हमारे पास एक मीन है और मीन है फॉर एग्जांपल 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन जनाब वो भी है फॉर एग्जांपल 10, तो हमारे पास जो पॉइंट है जो कि मीन से 20 दूर है, तो हमें ये पता चल जाना चाहिए विदाउट सॉल्विंग कि वो आपको कहेगा कि जी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें इसकी, द पॉइंट दैट इज 20 अवे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है वो फाइंड आउट करेंगे। x की प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक फाइंड आउट करनी है, फॉर एग्जांपल मीन है 10 से लेकर 20 तक। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x 10 to 20। तो इस तरह के केस में हमें ये पता चल जाएगा कि ये 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल है, इसका जी स्कोर 1 आएगा। तो हमें टेबल को भी देखने की जरूरत नहीं है, जब जी स्कोर 1 है तो हमारे पास
जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी स्क्वायर 1, वो 34.16 आएगी। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कुछ आंसर्स हैं जो आप याद कर लें, ना भी याद करें तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज इक्वल टू 1 जो है वो 34.16 होती है, और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज इक्वल टू -1 जो है ये भी 34.16 के इक्वल होती है। ठीक हो गया जी। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ मीन जो है उसमें 1 स्टैंडर्ड डेविएशन और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के दरमियान में 13.61 और 2 से 3 स्टैंडर्ड डेविएशन में 2.1%। तो अगर ये आप ये 3 पॉइंट्स याद कर लें, मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 34.1, मीन से 1 स्टैंडर्ड डेविएशन और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के दरमियान में 13.6, तो वो आपसे पूछ सकता है फॉर एग्जांपल मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के दरमियान में डिस्टेंस कितना होता है। तो मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के दरमियान में हमारे पास कितना डिस्टेंस आएगा जनाब? 13.6 मीन। ये शायद नज़र नहीं आ रहा, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं ऑरेंज कलर कर लेता हूँ। तो मीन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें बताएं कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी फॉल कर रही होगी। तो हम लोग ये देखते हैं कि मीन है, प्लस भी है और माइनस भी है। इसका मतलब है मीन से एक प्लस करना है और एक माइनस करना है। तो बेसिकली ये वाली चीज़ की बात कर रहा है वो 34.1 और 34.1, ये होता है जी 68.2%। ठीक है जी। वो ये भी कह सकता है कि मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से लेकर मीन माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन तक बताएं कितना डिस्टेंस है। तो मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ से लेकर मीन माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन तक इतने एरिया की। तो ये 68.2 के बाद 68 और 13.6 जो है ये जमा करना होगा। तो कितना बनता है जी? 68 और 12 80 हो जाएगा, 81.8। तो ये हमारे पास 81.8% स्टैंडर्ड है। तो क्वेश्चंस मोस्टली आपको इसी तरह के आते हैं, वो बताते हैं मीन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में बताएं कि कितने आपको जो है ना वो कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी फॉल कर रही होती है। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो बड़ी ज़रूरी है। जब भी कभी आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आएगा, आपने सबसे पहले शेप ड्रॉ करनी है ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप किस पॉइंट से लेकर किस पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, और फिर उसके बाद आप जो है उसको टेबल में देखेंगे। देखें, जो आपके पास प्रिंटेड टेबल है ना, वो आपको बताएगा मीन यानी कि सेंटर पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी जो कि आपने फाइंड आउट करनी है। सही, ये पॉइंट है। फर्ज करें वो आपको कहता है कि बताएं कि मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन से ऊपर कितनी प्रोबेबिलिटी होती है। तो हम लोग कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी वेयर ग्रेटर देन या अबव का वर्ड इस्तेमाल करने की कह सकता है, अबव मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंट विच इज अबव मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन? तो वो कह रहा है कि ये पॉइंट है, इससे ऊपर इस तरफ जाएगा। ठीक है जी, इससे ऊपर। तो यहाँ से ऊपर है 13.6, या सेंटर में आपको पता है कि ये जो है वो तकरीबन 50% होता है। इसमें से ये वाला माइनस कर दें क्योंकि सेंटर से ऊपर और नीचे की प्रोबेबिलिटी 50-50% होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें चाहिए बेसिकली इस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी, ये वाली जो है ना, ये वाला सारा। तो हमें पता है कि ये 34.1 है, तो हम इसको 50% में से माइनस कर सकते हैं। तो 50% माइनस 34.1, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा जनाब? 17.9%। 17.5, 15.9%। ठीक है जी। तो इस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ग्राफ के अंदर से ही हम इसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इसके कुछ सवाल भी हैं जो भी हम करते हैं, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हमें कंटिन्यूअस वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहता है, करने के लिए बताता है विच इज़ मोर देन और लेस देन इक्वल टू व्हाट। अब देखें यहाँ पे हमने कल अपना जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने इंक्लूड किया था प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एक्स लेस देन 3, एक्स ग्रेटर देन 3 के लिए प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 3 है। तो इसमें काफ़ी मुश्किल हमें आती है जब हम लोग लेस देन मोर देन की प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करने के लिए सोचते हैं, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास ये काफ़ी आसानी हो जाती है कि हमें जो है वो हर तरह की प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से एक सीधा सीधा ईजी फार्मूला जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं हम। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और चीज़ है बड़ी इंटरेस्टिंग, वो ये है कि बायनोमियल का हम लोगों ने फार्मूला देखा था। बायनोमियल जो है वो हमें पता है कि वो डिस्क्रीट वेरिएबल की जो है वो कैलकुलेशन करके हमें देता है। लेकिन जब कभी हमारे ट्रायल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि हम लोगों ने 1000 आइटम्स जो है उनकी कैलकुलेशन की है, तो हमारे पास हर डिस्क्रीट वेरिएबल जो है उसको लिखना और उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना, अगर फ़र्ज़ करें कि वो भी हमारे पास इसी तरह से एक नॉर्मल रिजल्ट निकाल दे,
तो हम उसको भी नॉर्मल की कैलकुलेशंस के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसे हम बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन टू नॉर्मल कहते हैं, बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन वो बस उतना ही है, उसको मैंने आगे नहीं बताना क्योंकि वो उससे मजीद कंफ्यूज हो जाता है बंदा। बहरहाल हम लोग एक और काम करते हैं जी, हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखने लगे हैं। अभी तक हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के फार्मूले पढ़े हैं, बेसिकली प्रोबेबिलिटी के फार्मूले पढ़े हैं। नॉर्मल का फार्मूला क्या है, हम जी स्कोर निकालते हैं, जी से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। बायनॉमियल का फार्मूला ये लिखा हुआ है, पाइथन का फार्मूला ये लिखा हुआ है, हाइपरजमेट्रिक का फार्मूला ये लिखा हुआ है। अब जरा हम एक बात करने लगे हैं विच इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, जिनको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस होती क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल होता है याद कीजिए हम लोगों ने इससे पहले डिस्ट्रीब्यूशन एक जगह पे पढ़ी है, वो है जी अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें एक ऐसा टेबल होता था जिसमें हर आइटम की फ्रीक्वेंसी लिखी होती थी, तो हम उसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते थे। तो अब जरा सोचें कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हम हर आउटकम की आने वाली प्रोबेबिलिटी को लिख दें, तो वो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाएगा। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, हम लोग कहते हैं कि 1 कॉइन टॉस किया है, तो ये एक हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंट है। मुझे पता है कि इसमें 1 2 3 4 5 और 6 ये इसके आउटकम्स हो सकते हैं, ये इसके आउटकम्स हो सकते हैं। इस आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी मुझे पता है कितनी है, इस आउटकम की प्रोबेबिलिटी है 1/6 यानी कि 16.67%। इसकी है जी 16.67%, इसकी भी यही है 16.67%, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हर आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है। तो एक टेबल ऐसा जिसके अंदर हम लोग हर आइटम का, हर पॉसिबल आउटकम की प्रोबेबिलिटी लिख दें, इसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स के केस में तो ईजी होगी, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स के केस में मुश्किल होगी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की एक चीज़ समझ लीजिएगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की सारी प्रोबेबिलिटीज़ को जमा करें तो आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है जी, अच्छा एक और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। हमने कहा है कि जी हमने 3 कॉइन्स टॉस किए, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब 3 कॉइन्स के अंदर पॉसिबल आउटकम्स डिफरेंट हो सकते हैं। हम लोग कहते हैं जनाब 3 कॉइन्स टॉस किए हैं, तो हम लोग एक हेड की आउटकम्स जो हैं वो कितने आ सकते हैं। अब आउटकम्स अगर मैं सारे आउटकम्स इकट्ठे लिख दूंगा तो वो तो बिल्कुल उसी तरह से 8 आउटकम्स बनेंगे और हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मैं एक और एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, और वो एक्सपेरिमेंट ये था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 heads, at least 2 heads, at least 2 head, 1 head, 3 head, मैं सिर्फ हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं। ठीक है, तो हमारे पास कितने कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? 0 head, 1 head, 2 head और 3 head हो सकते हैं। एटलीस्ट लगाया था, नहीं, एटलीस्ट को ख़त्म कर दिया, बस मैं वैसे ही टोटल जो है ना वो बात कर रहा हूँ। 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड और 3 हेड। 3 से ज़्यादा हेड्स तो नहीं जा सकते। 0 हेड की प्रोबेबिलिटी 3 कॉइन टॉस किए हैं मैंने, तो 3 कॉइन्स में 0 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यानी कि सारी ही टेल्स आ जाए। टोटल आपको पता है 8 आउटकम्स है, 1/8 हमारी टोटल 0 हेड की प्रोबेबिलिटी बनेगी, विच इज़ 12.5%। 1 हेड जो है उसके 3 डिफरेंट सिनेरियोज हैं। कौन कौन से हमें ज़रा बनाना पड़ेगा। देखो ज़रा, हेड जब आपने इस तरह से बनाना होता है ना, तो आप 8 आउटकम्स बनते हैं, तो 4 हेड और 4 टेल्स लिखें, फिर उसके बाद 2 हेड्स और 2 टेल्स लिख लें, और ये काम 2 दफ़ा कर लें। फिर उसके बाद 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, इस तरह से कर लें। तो ये 8 आउटकम्स है। 0 हेड वाले इसमें से कितने आउटकम है? सिर्फ 1, ये वाला। 1 हेड वाले कितने आउटकम्स हैं, जरा काउंट करते हैं। 1 2
3 और कौन से? बस यही 3 है। बस यही 3 है। तो हमारे पास हो गया जी 3/8। तो ये बन गया जनाब 24 और 26 27 27.5%। और 37.5 12 3 37.5। अच्छा जी, उसके बाद है 2 हेड वाले कितने हैं? 2 हेड वाला एक ये है, एक ये है और एक ये। ठीक है जी, 2 हेड वाले 2/8। इसकी प्रोबेबिलिटी, अच्छा ये भी 3 है, तीसरा मैंने को मिस कर दिया। 1 2 और ये 3 ठीक हो गया, 3 ही बनेंगे ये। 3/8 3/8 प्रोबेबिलिटी कितनी है? वही सेम आएगी 37.5। 37.5%। 3 हेड हमारे पास जो है वो एक ही है, 1/8 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, अब अगर मैं ना इसके सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी लिखता, वो इक्वली आनी थी, तो उसका फायदा कोई नहीं था। बेसिकली हम 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हम हेड की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। हेड्स के केस में हमारे यहाँ 0 हेड्स होंगे, या 1 हेड होगा, या 2 हेड होंगे, या 3 हेड होंगे। ये सारे के सारे मिला के एग्जॉस्टिव इवेंट्स बनते हैं। इन सारों को जमा करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 100 होना चाहिए, 100%। ठीक है जी, तो आउटकम है, तो ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी जैसे मर्जी फाइंड आउट कर लें, जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उन सब की जो है वो आप उनकी एक डिस्ट्रीब्यूशन बना लें। तो ये बेसिकली है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहेंगे, ये मैं अब इसका नाम लिखने लगा हूं, ये देखना जरा गौर से। हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स, प्रोबेबिलिटी टेबल ऑफ हेड्स, probability table of heads when 3 coins are tossed। ये इसका नाम है जी इस probability distribution का। अच्छा, अब ये जो इसका नाम है, ये हमें कहता है 0 heads 12.5, 1 head 37.5, 2 heads 37.5, 3 heads जो है वो 12.5। ये है हमारी प्रोबेबिलिटी, और इसको हम लोग कुल मिला के कहते हैं प्रोबेबिलिटी टेबल। इसमें आउटकम्स को हम x कह सकते हैं और प्रोबेबिलिटी को हम f कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी को हम f कह सकते हैं। तो वो ये कहता है कि यार आप इससे अपनी फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी, अब जब आप मल्टीपल टाइम्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो इसी तरीके से आपके जो है ना वो आंसर्स आएंगे। 0 हेड जो है वो 12.5% टाइम्स आएगा, 1 हेड 37.5 टाइम्स आएगा, 2 हेड्स जो है वो 37.5 टाइम्स आएंगे, और 3 हेड जो है वो 12.5 टाइम्स आएंगे। यहाँ से एक कैलकुलेशन की जा सकती है जिसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है कि जब आप इस इवेंट को कंटिन्यूसली परफॉर्म करेंगे तो आपका आंसर जो है वो क्या आएगा। 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड और 3 हेड। ठीक है जी, एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैलकुलेट करने का जो तरीका है, एक्सपेक्टेड वैल्यू बेसिकली ये इस डिस्ट्रीब्यूशन की, अगर हम इसको x और f कहें, वैसे तो प्रोबेबिलिटी को जो है वो p से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि इसको हम x फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, f से। तो इसका जो वेरिएंस होगा ना जी, इसका वेरिएंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम, और हम लोग जो है वो इसका मीन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो मीन है ना, वो मीन बेसिकली हमारे पास होगा कि ये अगर हम मल्टीपल टाइम्स ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास ये कितना आंसर आएगा। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि 0 हेड की प्रोबेबिलिटी है, तो मीन आपको पता है कि वो जो हम लोग कहते थे कि जी ग्रुप फ्रीक्वेंसी, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारा मीन होता था समीशन fx ओवर समीशन f। समीशन fx को आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, x 0 1 2 और 3, और प्रोबेबिलिटीज है इसकी 12.5। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0 मल्टीप्लाई बाय 12.5% प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 37.5% प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 37.5%, और प्लस करेंगे हम क्या 3 मल्टीप्लाई बाय 12.5%। तो हमने क्या किया, हमने हर आइटम को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया और नीचे प्रोबेबिलिटीज़ का सम दे दिया, विच इज़ 100% या 1, या हम इसको ना भी लिखें तो काम चल जाएगा। तो इसलिए कुछ फार्मूलों में आपको सिर्फ ये ऊपर वाली कैलकुलेशन नज़र आती है, नीचे वाला लिखा हुआ नज़र नहीं आता। ठीक है, और मैथमेटिकली ये बात ऐसे ही है कि बेसिकली इसमें समीशन एफ से डिवाइड करना होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटीज़ का सम क्योंकि 100% होता है इसलिए नीचे इसको 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी, यानी कि हमने
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर से हर पॉसिबल आंसर को उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है और उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया है और हमने एक मीन निकाल लिया है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ करके, जो कि आंसर आ रहा है जी 150। आपने क्या किया होगा? मैंने ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। हाँ, ये तो 0 हो जाएगा। 0.375 ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई किया है और आपस में ऐड कर दिया। आपस में ऐड कर दिया, तो क्या आंसर आया जी? 150 है कि 1.57 है? मेरा ख्याल है 1 पॉइंट, आपने 37.5 पूरा किया ना आपस में मल्टीप्लाई। नहीं, मैंने 37.5 को ऐड किया है 2 मल्टीप्लाई बाय 37.5। हाँ, इसको 100 में डिवाइड करना होगा। भला क्यों? ये आपकी परसेंटेजेस में आपने नहीं लिखा जी, या आपने पूरे नंबर्स में लिखा है। आप इसको 0.375 करेंगे, इसको भी 0.375, इसको भी 0.125 करेंगे, तो आपका आंसर 1.5 के बाद आगे क्या है? बस। अच्छा, अब ये 1.5 है ना, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ये कहती है कि जब आप ये वाला एक्सपेरिमेंट कि आपने 3 दफा कॉइन टॉस किया ओवर एंड ओवर अगेन, तो उसमें आपका 0, 1, 2 या 3 में से मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका 1.5 हेड्स आएंगे। ये क्या बात हो गई कि हमने 3 दफा कॉइन टॉस किया, 3 टाइम्स कॉइन टॉस किया, 3 टाइम्स कॉइन टॉस किया, तो हम ये कहते हैं कि जब ये काम बहुत ज़्यादा सफिशिएंटली कर लिया जाए, तकरीबन 1000 दफ़ा हम जो कॉइन टॉस करें, और हम हर दफ़ा जो उसके आउटकम्स आने वाले हैं उन सब को जो है वो जमा करें, उसकी एवरेज लें। फॉर एग्जांपल 3 दफ़ा कॉइन टॉस किया है, तो पहली दफ़ा 0 हेड आएगा या 1 आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा, तो हम कहते हैं पहली दफ़ा 0 हेड्स आए, दूसरी दफ़ा 2 हेड्स आए, तीसरी दफ़ा 3 हेड्स आए, चौथी दफ़ा 2 हेड्स आए, पांचवी दफ़ा जो है वो 1 हेड आया, फिर 0 आया, फिर 1 आया, फिर 1 आया, फिर 1 आया, फिर 0 आया, फिर 0 आया, कोई हेड नहीं आया, यानी कि 3, फिर 1। यानी कि ये 1000 तक की सारी ऑब्जर्वेशंस को जमा करके 1000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज आंसर 1.5 टाइम्स के आसपास आएगा। ये होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू। यानी कि अगर एक सिंपल रैंडम एक्सपेरिमेंट ओवर एंड ओवर अगेन बार बार परफॉर्म कर दिया जाए तो उसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें बताती है। अच्छा, ये रिजल्ट एग्जैक्टली 1.5 नहीं होगा, इसके आसपास होगा, क्योंकि ये एक रेंडमाइज्ड गेस है कि हमारा जो आंसर है वो इसके आसपास ही होगा, ज्यादा आगे पीछे नहीं होगा। तो ये होती है जी एक्सपेक्टेड वैल्यू। किसी भी कैलकुलेशन के अंदर इफ एन आइटम इज परफॉर्म्ड विद ए सफिशिएंट नंबर ऑफ टाइम्स ओवर एंड ओवर अगेन, और फिर उसके बाद हम हर ऑब्जर्वेशन को जमा करें। अब ये क्या है, ये हेड की प्रोबेबिलिटी है बेसिकली, 3 हेड, 2 हेड, 1 हेड या 0 हेड। तो हम बार बार इसको परफॉर्म कर रहे हैं, तो बार बार परफॉर्म करने के बाद हमारे पास कितने हेड्स आएंगे, उसका आंसर जो है वो ये है कि ऑन एवरेज 1.5 के आसपास आएंगे। यानी कि 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर 1.5 के आसपास आ रहा है। ठीक है जी, चलो इधर ही ले लो कोई बात। खाली क्लास हो गया पड़ो। हेलो हेलो, मैं ठीक है, दोस्त आके दें बस गए चला तो ओ सिग्नल ते खले हैं बड़े वो निश्चय वाला जेड़ा जब मैं था उस टाइम उत्ते खले हैं तो जिथे नहीं बहुत चढ़ींदा दुई शिंगाई वाले ते उत्थे ही ना। चलो सही है, चलो ठीक हो गया। मेरी क्लास में एक बंदा क्लास से दूसरा इंतजार है। ठीक है जी सर, हो गया फोन। जी सर। इसमें टी टेस्ट वाला नहीं, वो सिलेबस में है ही नहीं, अब खत्म हो गया सारा कुछ। शुक्र है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग खत्म हो गई। और लागू
अच्छा जी, इसी तरह से कभी कभार आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए कह सकता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस फाइंड आउट करने का फार्मूला भी उसी तरह से होगा, समीशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ होल स्क्वायर। अब इस फार्मूले को थोड़ा सा ठीक करते हैं। देखो एफ एक्स जो है वो स्क्वायर के अंदर हो या बाहर हो, समीशन एफ जो है ये तो जीरो ही होना है, और प्रोबेबिलिटीज की जगह पे हम लोग जो है वो इसकी वो प्रोबेबिलिटीज कर लेते हैं। तो इस प्रोबेबिलिटी को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, और इसके बाद जो है वो हम इसको समीशन एफ एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एफ एक्स होल स्क्वायर, यानी कि पहले सिर्फ एक्स का स्क्वायर है, फिर एफ और एक्स दोनों का स्क्वायर है, तो इसको हम जमा करेंगे तो ये इसका वेरिएंस आ जाएगा। माइनस करना प्लस, पता नहीं, मेरा ख्याल है माइनस करना, देख लें फार्मूला। मेरे पास ये नोट्स नहीं है। माइनस ही होता भाई, प्लस नहीं होता। मेरे पास ये हाँ, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू में माइनस नहीं होता, प्लस होता। माइनस ही होता, क्योंकि वेरिएंस का फार्मूला वही है ना जो हमारा नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला, नॉर्मल वेरिएंस का फार्मूला, तो वो ऐसे ही बनेगा। ठीक है जी, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसकी वेरिएंस की कैलकुलेशन जो है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आपने वैसे तो अभी जो है ना वो मीन की कैलकुलेशन की है, और इसी तरह से आप इसकी वेरिएंस की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1.25, 1 0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 12.5, 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 37.5, यानी कि इन सारी वैल्यूज़ को स्क्वायर कर लेंगे तो वो समीशन एफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपने उस फार्मूला में पुट करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती हैं ये बेसिकली एक ऐसे टेबल को कहते हैं जिसमें तमाम पॉसिबल आंसर्स लिखे होते हैं, जिनको हम एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ भी कह सकते हैं। ठीक है, दिस कंक्लूड्स द चैप्टर हेयर। यहाँ पे कुछ सवाल हैं जो मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, और एक छोटी सी हम लोगों ने बात करनी है जी, विच इज़ कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक ऐसी प्रोबेबिलिटी को कहते हैं जो कि उससे पहले किसी और कंडीशन पे डिपेंडेंट होती है, उसे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो आपने फाइंड आउट करनी है सिंपल, जैसे किसी और चीज़ की या किसी सिंगल इवेंट की जो है ना प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, उसमें हम लोग एक कंडीशन ले आते हैं कि पहले ये कंडीशन फुलफिल होगी, फिर उसके बाद जो है वो दूसरी हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जनाब कि हमारे पास है एक गेम है, एक गेम खेल रहे हैं हम। गेम में ये है कि जनाब एक बंदे को 1000 रुपीज़ मिलेंगे अगर हम लोग डेक ऑफ कार्ड्स में से एक कार्ड सेलेक्ट करते हैं, डेक ऑफ कार्ड्स में से एक कार्ड सेलेक्ट करते हैं और वो पिक्चर्ड कार्ड हुआ, पिक्चर्ड कार्ड अगर वो हुआ तो उसको 1000 रुपये मिलेंगे। ये है एक गेम। इसका ये मतलब है कि हम लोग रैंडमली कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो उसको 1000 रुपये मिलने के चांसेस जो है वो कितने हैं। अगर वो पिक्चर्ड कार्ड निकलेगा तो उसे 1000 रुपये मिलेंगे, 1000 रुपये मिलेंगे, और अगर वो पिक्चर्ड कार्ड नहीं निकलेगा तो उसको 0 रुपीज़ मिलेंगे। तो 1000 रुपये तब मिलेंगे जब उसको पिक्चर्ड कार्ड नजर आएगा। पिक्चर्ड कार्ड कितना है जी? 12/52। तो उसके जीतने की या 1000 रुपया कमाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 12/52 है। उसके 1000 रुपये ना कमाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 40/52। क्यों? क्योंकि उसके हार जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 40/52 है। उसका मतलब ये है कि उसका जीतने के चांसेस 12/52 है, लेस देन मतलब बहुत ही कम है। 12/52 कितना आता है जी? 0.23। ये 23.23
इसको मल्टीप्लाई 100 से हाँ 100 से कर दें, या वैसे बता दें 0.23 के बाद क्या है 07 23.7% चांसेस है कि उसको 1000 रुपया मिलेगा, और तकरीबन जो है वो आप समझ लें कि 76.97% चांसेस है कि उसको 1000 रुपया नहीं मिलेगा। 6.92 चले 92 कर लें, 93 कर लेते हैं, इधर 07 है तो 93, तो ये चांसेस है कि उसको 1000 रुपया नहीं मिलेगा। लेकिन गेम में हम थोड़ी सी तब्दीली करते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई अगर डेक ऑफ कार्ड्स में से हमने कार्ड सेलेक्ट किया और इसके सामने ऐसे लिख देते हैं, पिक्चर्ड कार्ड में मिले तो 1000 रुपया, अगर लेस देन 5 और एस आ जाए तो हम रीडू करेंगे, रीड्रॉ करेंगे, यानी कि आपको एक बारी और मिल जाएगी। रीड्रॉ करेंगे तो आपको एक बारी और मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि सैंपल स्पेस के अंदर 5, 4, 3, 2 और एस, ये 5 कार्ड्स हर फैमिली के, यानी कि टोटल 20 कार्ड्स ऐसे हैं जो कि हमें लॉस नहीं करेंगे, जो हमें नुकसान नहीं देंगे। वो 20 कार्ड्स अगर ड्रॉ होंगे तो हमें दोबारा बारी मिल जाएगी, और वो उस वक्त तक हमें बारी मिलती रहेगी जिस वक्त तक हमारा जो है वो आंसर नहीं आ जाता। जिस वक्त तक यहाँ तो उससे बड़ा आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा ज़रा, अब यहाँ पे ये है कि हमारी सैंपल स्पेस के अंदर कुछ आइटम्स ऐसी हैं जिनके आने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा, वो दोबारा ड्रॉ करने की तरफ चला जाएगा। तो हमारी सैंपल स्पेस में हमारे जीतने या हारने के जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कम हो रहे हैं। ठीक है जी। नाउ हमारे पास एक कंडीशन ऐड हो गई है कि अगर नंबर जो है वो 5 या एस होगा, 5 से छोटा होगा या एस होगा, तो 5, 4, 3, 2 और 1 लेस देन इक्वल टू 5 और एस, लेस देन इक्वल टू 5 और एस होगा तो हमें दोबारा चांस मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें 12 कार्ड्स सिलेक्ट होने हैं। 12 कार्ड अब किस में से, वो 20 कार्ड हमारे निकल गया 32 में से। ठीक है जी, क्योंकि वो 20 कार्ड जब सेलेक्ट होंगे तो हमें दोबारा मौका मिल जाएगा। हाँ हमारी सैंपल स्पेस में आइटम्स ज़्यादा हैं, लेकिन हमें कुछ सैंपल स्पेस की आइटम्स सेव कर रही हैं, तो वो ऐसे ही है कि जैसे वो सैंपल स्पेस में मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर वो ड्रॉ होंगी तो हमारी प्रोबेबिलिटी कम होगी, अगर वो ड्रॉ नहीं होगी तो हमारी प्रोबेबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है जी। तो हमारे जीतने के चांसेस जो हैं वो 12/32 है, और हारने के चांसेस जो हैं वो कितने हैं जनाब, 20/32। तो हमारे जीतने के चांसेस 12/32 कितने % बनता है जी? ओवर 32 जी 0.375 37.5, आगे क्या, तो 37.5% बन गए, और हारने के हमारे चांसेस होंगे वो 62.5 कम हो गए, 625, हाँ 62.5 रह गए। अब जरा देखो हुआ क्या कि गेम वही थी, लेकिन हमारे सैंपल स्पेस के अंदर कुछ आइटम्स ऐसे थे, कुछ 20 कार्ड्स ऐसे थे जिसको हमने कहा कि यार ये जो है ये हमारे लिए यूजलेस हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि हम लोग अपने सैंपल स्पेस के अंदर से कुछ आइटम्स को स्लैश कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ऐसी आइटम्स को जिनकी वजह से हमारे रिजल्ट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारी प्रोबेबिलिटी जो है उसको बेहतर कर देते हैं। ठीक है जी। तो हम लोग एक कंडीशन यूज कर रहे हैं कि हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पिक्चर्ड कार्ड्स, पिक्चर्ड कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिक्चर्ड कार्ड, इसको हम कहते हैं गिवन दैट या प्रोवाइडेड दैट कार्ड इज मोर देन 5। अब प्रोवाइडेड दैट जो होता है, इसके बाद जो चीज लिखी होती है वो कंडीशन होती है, और पहले आपने वो कंडीशन जो होती है ना, इसकी मदद से अपने सैंपल स्पेस को स्लैश करना होता है, सैंपल स्पेस को रिड्यूस करना होता है। ठीक है जी। ऐसे वर्ड्स जो कि प्रोवाइडेड दैट के साथ हों, उसमें पहले हमने उस जो कंडीशन है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है, या उस कंडीशन की मदद से अपनी सैंपल स्पेस को जो है वो रिड्यूस करना होता है। ये दो काम हो सकते हैं, या तो हम लोग जो है ना वो
रिड्यूस द सैंपल स्पेस कर सकते हैं। सैंपल स्पेस को रिड्यूस कर लेंगे। यहाँ दूसरा फार्मूला होता है जी, हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर एग्जांपल इवेंट ओवर कंडीशन, अगर हम लोगों ने कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करते हैं, हम लोग फाइंड आउट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशन। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को ए से और कंडीशन को बी से रिप्रेजेंट करें तो ये है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है जी। तो ये होती है हमारी कंडीशन, जहां पे हमारे पास सैंपल स्पेस के अंदर पहले एक कंडीशन है, फिर उसके बाद उस कंडीशन की बेसिस के ऊपर जो है वो हम लोगों ने ये कैलकुलेशन की है। अच्छा, इसको और लॉ को आपस में बच्चे कंफ्यूज करते होते हैं, उनको लगता है कि ये और लॉ ही है, लेकिन इसमें क्या है, प्रोविजन है, प्रोवाइडेड दैट द कार्ड इज मोर देन 5, कार्ड जो है वो 5 से बड़ा होगा और वो एक पिक्चर्ड कार्ड होगा, उस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब ये है कि कार्ड जो है वो लेस देन 5 होगा तो वो हमारे डिनोमिनेटर में भी नहीं आएगा। ये होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक चीज जो है वो पहले अज्यूम कर ली जाती है, फिर उसके बाद जो है वो ये होगा। जैसे फॉर एग्जांपल वो कहा जाता है जी फर्ज करें ये काम ऐसे हो जाए, फिर आप क्या करेंगे। देयर आर स्टिल पॉसिबिलिटीज, लेकिन उस केस में हम लोगों ने प्रोवाइडेड दैट्स के बाद वाली जो अमाउंट है उससे अपनी सैंपल स्पेस को एडजस्ट कर लिया है। तो अभी हमने ये किया है कि हम लोगों ने अपनी सैंपल स्पेस को कम कर लिया। पहले हमारी सैंपल स्पेस में 52 आइटम्स थे, लेकिन हमने एक कंडीशन लगाई कि कार्ड जो है वो मोर देन 5 होना चाहिए, तो ऐसे केस में हमारी सैंपल स्पेस कम होके 32 रह गई। इसका एक और तरीका भी हो सकता है कि हम कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि पहले वाले एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ए क्या था जी, पिक्चर्ड कार्ड आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी है 12/52 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हमारे सैंपल स्पेस में अगर हम बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें तो वो कितनी होगी। बी क्या था, हमारी कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी कि कार्ड इज लेस देन इक्वल टू 5 और एस, तो हमारे पास सैंपल स्पेस में 20 ऐसे कार्ड्स हैं जो लेस देन इक्वल टू 5 और एस हैं, तो 20/52। तो हमारे पास इसका आंसर भी जो है वो वही आएगा, क्या आएगा, 37.5 ही आएगा। ठीक है जी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक कंडीशन की बेसिस के ऊपर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए कहती है, जो कि हमारे यहाँ उस कंडीशन के बाद हमारी सैंपल स्पेस में क्योंकि जो है वो चेंजेस आ रही है तो हम उसको कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं इसके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के। पहला तरीका ये है कि हम अपनी सैंपल स्पेस को रिड्यूस कर लें, हम अपनी सैंपल स्पेस के अंदर से वो आइटम्स ही काट लें जो हमारी कंडीशन पे पूरा नहीं उतरती, उसके बाद हम रिमेनिंग आइटम्स के ऊपर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लें। या दूसरा तरीका ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशन, ए ओवर बी या a/b इसको हम कहते हैं। ठीक है जी। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो आपको फाइंड आउट करने के लिए कह सकते हैं। ठीक है जी। सो दिस कंक्लूड्स द चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर सारे ही टॉपिक हमने तकरीबन डिस्कस कर लिए हैं। कुछ एक दो क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट हो जाती है प्रोबेबिलिटी ट्री का, आल्दो के इसके जो है ना वो मुझे बुक में कोई इंटरेस्टिंग सवाल नहीं मिले, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी ट्री होती है वो भी इसी तरह से होती है। वो आपको कुछ कंडीशंस वगैरह बताती है। इसका जो मशहूर ज़माना सवाल है हम उसी को डिस्कस करते हैं, प्रोबेबिलिटी ट्री। प्रोबेबिलिटी ट्री जो है वो हमें हर आउटकम की जो है प्रोबेबिलिटी बताता है। फॉर एग्जांपल इसमें जो सवाल है वो है जी रेन होने की, बारिश होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी है। वो कहता है जी पहले दिन डे 1 के ऊपर जो है वो, डे नंबर 1 के ऊपर प्रोबेबिलिटी क्या है रेन की, वो है जनाब फॉर एग्जांपल 10%। ठीक है जी। और डे 2 की प्रोबेबिलिटी वो नहीं बताता। सही है जी। अब डे 2 के बारे में वो बताता है कि यार फर्ज करें कि डे 1 पे रेन हो जाए, मैं इसके साथ साथ ब्रैकेट में लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी और डे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन कितनी है, डे 1 के ऊपर है जी 9%। अब डे 2 की बात करते हैं। अगर डे 1 पे प्रोबेबिलिटी, अगर डे 1 पे रेन हो जाए तो डे 2 के ऊपर रेन होने की प्रोबेबिलिटी है 10%, और डे 1 के ऊपर रेन ना हो तो डे 2 के ऊपर प्रोबेबिलिटी रेन होने की जो है वो है जी 11%। ठीक है जी। तो डे 2 जो है उसमें 10% और 9% है, ये इसके नीचे लिख देते हैं, 10% और 11%। ये डे 1 की बात है और ये डे 2 की बात है। इसी तरह से वो उसको आगे मजीद एक्सपेंड करता है जी। वो कहता है जी डे 2 के अंदर प्रोबेबिलिटी रेन हो जाए या ना हो, नो
या यस। तो डे 3 के अंदर रेन होने की प्रोबेबिलिटी है 12% और इधर है 15%। और अगर ये डे 2 के ऊपर जो है वो रेन ना हो या हो जाए तो ऐसे में जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है ये इसकी चलो 15% है, इसके नीचे लिखा हुआ है। डे 3 के अंदर इसके अंदर जो है वो डे 3 के ऊपर जो है ना वो 8% कर देते हैं। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी ट्री है, डिफरेंट सिनेरियोज के ऊपर चलना है और हमने हर सिनेरियो की प्रोबेबिलिटी उसके हिसाब से कैलकुलेट करनी है। बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी देने का तरीका ये ऐसे ही है, एक कॉइन टॉस करें तो आने की प्रोबेबिलिटी जो है, अगर ये कॉइन के वाले से होता ना तो हर एक 50-50% होता। लेकिन अब ये रेन है, क्योंकि रेन एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इसका पिछले वाले दिन की रेन से कोई ताल्लुक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन बहरहाल हमारे पास इस तरह से जो है ना उसने कैलकुलेशन दे दी है। तो उसने कहा है कि बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले दिन रेन हो जाए, दूसरे दिन रेन ना हो और तीसरे दिन जो है वो भी ना हो। ठीक है जी। और ये सारी की सारी जो प्रोबेबिलिटीज है ना 9%, 10%, 11%, 8, 15 और 3, ये सारी रेन होने की प्रोबेबिलिटीज हैं। नो रेन की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो कैसे आएगी भला, 1 माइनस रेन की प्रोबेबिलिटी करके आएगी। अब जरा देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ डे 1 में रेन, तो डे 1 में रेन होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 9%। तो हम लोग रेन डे 1 की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे 9% मल्टीप्लाई बाई दूसरे दिन की रेन नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग इस तरफ जाएंगे कि डे 1 का 9 और फिर दूसरे दिन की प्रोबेबिलिटी जो है, दूसरे दिन की रेन ना होने की प्रोबेबिलिटी 11, रेन होने की प्रोबेबिलिटी 11% है, ना होने की प्रोबेबिलिटी 99%, 89% है। नहीं, ये नो की है। नो की है ना, वो ये डे 1 की है। ये सारी प्रोबेबिलिटीज जो हैं ये डे 2 की रेन की प्रोबेबिलिटी, ये डे 2 की रेन की प्रोबेबिलिटी अगर पिछले दिन रेन हो, ये डे 2 की प्रोबेबिलिटी है रेन की अगर पिछले दिन रेन ना हो। तो ये ऐसे है। असल में प्रोबेबिलिटी ग्राफ जो है इसको समझना, प्रोबेबिलिटी ट्री जो है ना इसकी इंटरप्रिटेशन ही सबसे मुश्किल होती है कि ये है क्या। देखो डे 1 में रेन ना होने की प्रोबेबिलिटी 9% है। चलो मैं हर एक के साथ रेन ना होने की प्रोबेबिलिटी इस कलर के पेन के साथ लिख लेता हूँ। 89%, 81%, 9%, 91%। ठीक है जी, ये है पूरी गेम। अगर रेन हो जाए तो दूसरे दिन रेन होने की प्रोबेबिलिटी 10% और ना होने की प्रोबेबिलिटी 90%। अगर रेन ना हो डे 1 में तो दूसरे दिन रेन होने की प्रोबेबिलिटी 11% और ना होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 89%। ठीक है, समझ रहे हैं? देखिए डे 1 में प्रोबेबिलिटी है 9%, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ज्यादा चांसेस तो ना होने के हैं। अब उसने कहा डे 1 में रेन हो गई है तो हम उस तरफ चल पड़ेंगे। डे 2 में रेन नहीं होनी चाहिए, डे 2 में रेन होने की प्रोबेबिलिटी 10% है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी 90% होगी। तो ये हम लोग 90% से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब डे 1 में रेन हो, डे 2 में ना हो। डे 1 में यस इधर आ गए, डे 2 में नहीं है नो इधर चले गए। डे 3 में रेन होने की प्रोबेबिलिटी 12% है, नो रेन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है डे 3 में। तो 12 माइनस 100 माइनस 12, 88%। तो हमारे पास जो है वो डे 3 की प्रोबेबिलिटी आएगी 88%। तो ये हम इसको 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब देखें ये 3 एक्सपेरिमेंट है, हर एक की अलग अलग प्रोबेबिलिटी डिफाइंड है, हर एक की सिंपल अलग अलग प्रोबेबिलिटी लिखी है, बस हमने सिर्फ उसको इंटरप्रेट करना है कि वो क्या है। 9/90/88%। ठीक है, 78,408 तो तकसीम 100 और उसके साथ 4 जीरोस। इसको डिवाइड करो फिर 100। हाँ 78% समथिंग आएगा। 100 से डिवाइड करेंगे ना, असल में देखिए आपने 9, 90 और 88 किया है। ये था 9/100, 90/100, 88/100। तो 3 दफा 100 से डिवाइड करना होगा इसको, तो 78% समथिंग आएगा। नहीं 78% नहीं, 7.8% आएगा। लगेंगे 4 जीरो। 4 जीरोस नहीं, आपने इस टोटल आंसर को जो 9, 90 और 88 है ना उसको टोटल 1 मिलियन से डिवाइड करना होगा, 1 और उसके साथ 6 जीरोस। क्यों भला? 2 जीरो इसके हैं, 2 जीरो इसके हैं, 2 जीरो इसके हैं। 9/100, 90/100 और 88/100।
80 ओवर 88 ओवर 100। देखिए आप परसेंटेज को 0 पॉइंट करके क्यों नहीं मल्टी 0.0712 0.0712 है ना, जो आपने 78 बोला था, 0.0712 तो 7.12%। यस 7.12 7.12%, ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल करते हैं। मैं कहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो, इधर ही लिख लेते हैं वरना ऊपर नीचे इसको काफ़ी करना पड़ेगा। पहले में नो रेन, दूसरे दिन भी नो रेन और तीसरे दिन भी नो रेन। वाह जी वाह। पहले दिन रेन की प्रोबेबिलिटी 9% है तो नो रेन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 91%। प्लस नहीं होगा, ठीक है जी। हाँ 0.91 लिखना है अब आपने कैलकुलेटर पे आराम से, कौन से 91% को 0.91 लिखना है। अच्छा पहले दिन प्रोबेबिलिटी है नो रेन की 90%, 91% और फिर हम लोग नो रेन की तरफ ही चले जाएंगे। दूसरे दिन नो रेन की प्रोबेबिलिटी है 89%। ये माइनस नहीं लगा हुआ, ये हाइफन लगा हुआ है, डैश लगा हुआ है। 89% तो 91% मल्टीप्लाई बाई 89%। तीसरे दिन नो रेन की प्रोबेबिलिटी जो है वो, हम लोग दूसरे दिन भी नो रेन की तरफ जाएंगे और तीसरे दिन की नो रेन की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी है? तीसरे दिन रेन की प्रोबेबिलिटी 15% है तो नो रेन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जनाब? 85। तो तीसरे दिन की भी हमने 85 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास होगा 91, 89 और 85। 0.688 0.688 0.91 मल्टीप्लाई बाय 0.89 मल्टीप्लाई बाय 0.85। ठीक है जी। अब आप क्या कर रहे हो, देखो 91% को 0.91 लिख रहे हो, तब जब 0.88 आपका आंसर आया है, कितना है? 688। तो ये 68.8% है। ठीक है जी। तो ये हमारा 68.8% है। तो ये प्रोबेबिलिटी ट्री होता है। ये डिफरेंट तरीकों से आपको जो है ना वो दे सकता है। अगर ये काम हो जाए तो फिर ये प्रोबेबिलिटी सेट यूज होगा, अगर ये काम हो जाए तो ये प्रोबेबिलिटी सेट यूज होगा। तो आपने जो है वो उसको ही इस्तेमाल करना है और अपनी कैलकुलेशन में बस आपने देखना है कि यार ये प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की है और इसका जो कॉम्प्लीमेंट इवेंट है वो क्या है और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ये आपके जो है ना ये प्रोबेबिलिटी टेबल के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ से, प्रोबेबिलिटी ट्री के क्वेश्चंस। अच्छा कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं। रिवीजन के अंदर हमारा मेन मकसद होता है टॉपिक को क्विकली डिस्कस किया जाए, कंप्लीट किया जाए, लेकिन हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं। क्वेश्चन है जी, ए बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स, 3 ब्लैक बॉल्स एंड 2 ब्लू बॉल्स। 6 रेड, 3 ब्लैक, 2 ब्लू बॉल्स। ठीक है जी। 2 बॉल्स आर सिलेक्टेड एट विद रिप्लेसमेंट, यानी कि आप बॉल सेलेक्ट करते हैं और वापस रख देते हैं। ठीक है जी। तो आपके पास 2 रैंडम एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। ठीक है जी। और आप क्या कर रहे हैं, टोटल आपके पास 11 बॉल्स हैं। तो हमारे पास पहले एक्सपेरिमेंट में भी आउटकम 11 के डिवीजन में होकर दूसरे में भी 11 के डिविजिबल में। विच 2 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? वो कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड इज 36/121। तो पहली दफा रेड बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 6 है, दूसरी दफा रेड बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 6 है, तो 36/121 ये बात तो हो गई ठीक। ठीक है जी। दूसरा देखते हैं जी, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ग्रीन, पहली भी ग्रीन जो है वो 0, हाँ 0, ये बात भी ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ग्रीन, पहली ग्रीन है, ग्रीन हमारे सैंपल स्पेस में मौजूद नहीं है, यह है नहीं, ग्रीन नहीं है, तो ये प्रोबेबिलिटी तो 0 है, ये बात भी ठीक है। 2 ठीक बतानी थे ना, तो 2 ठीक उसने कहा हुआ बताएं। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ब्लैक, पहली ब्लैक है, अच्छा ये 2 बी लिख दिए मैंने, ये ब्लैक है और ये ब्लू है। तो वो कहता है जी दोनों ब्लैक हैं, तो पहली दफा ब्लैक सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 3 है, दूसरी दफा भी 3 है, तो ये 9/121 बनता है। इसने लिखा हुआ है 6/121, गलत हो गया। प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ब्लू की प्रोबेबिलिटी है 4, तो 2 ब्लू पहली दफा और दूसरी दफा भी 2 ब्लू, ये बात भी ठीक साबित होती है। 2/2, ठीक है जी। तो ये 4/121 बनती है, ये बात भी ठीक हो गई। तो उसने कहा विच 2 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर, 2 पूछी थी हमने तो 3 ठीक बना लिए। सर जी उसने इस लिहाज से पूछा होगा कि जो मैंने ऑप्शन में दिए इनमें से 2 बताएं, क्योंकि ग्रीन तो उसने ऑप्शन में भी नहीं बताया। पता नहीं, मेरे ख्याल से तो ग्रीन अगर वो पूछेगा तो वो फिर उसको सवाल ही गलत मेरे ख्याल से तो बना हुआ। 4/121, 6/121, 36/121, 11 बॉल्स हैं, तो इसमें तो ऐसे ही होना चाहिए। बहरहाल ये 3 ऑप्शंस ठीक है। सवाल अगर ठीक कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ हो तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। जो आप अजम्पशन दे रहे हो ना, मेरे ख्याल से वो अजम्पशन ठीक नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो सवाल में ही कुछ एरर है।
आगे चलते हैं। 3 स्टूडेंट्स अपीयर इन एन एग्जामिनेशन विद द फॉलोइंग एबिलिटी टू पास द एग्जाम्स। अगेन अब देखो स्टूडेंट ए का पास होने का जो है वो है 9/10, बी का 8/10 और सी का 7/10। What is the probability that at least one of them will pass the exam? अच्छा, probability है at least one पास करेगा, यानी कि ये हमारे पास डिफरेंट सक्सेस सिनेरियोज में हो सकता है। ए, बी और सी, इसके सक्सेस सिनेरियोज जो हैं वो कैसे होंगे? उसने कहा जी बताएं एटलीस्ट वन पास कर जाए, कोई भी एक इनमें से पास कर जाए। अब ये 3 आइटम्स हैं और तीनों के 3 डिफरेंट आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे मल्टीपल सिनेरियोज बन सकते हैं। लेकिन अगर हम एटलीस्ट वन वाले सवाल को जब भी कहीं देखें ना, तो हमें गौर करना चाहिए कि यार हम लोग कहीं एटलीस्ट वन के केस में 0 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके 1 में से माइनस करें तो भी हम एटलीस्ट 1 तक पहुंच जाते हैं। जब भी कभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वगैरह हो ना, एटलीस्ट 1 इसको हम कहते हैं, एटलीस्ट 1 कहते हैं। तो एटलीस्ट 1 के केस में ना आप आराम सुकून से ये किया करें कि इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 कर लिया करें, ठीक है जी। बल्कि 2 के केस में भी ऐसे कर लिया करें, ठीक है। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में 3 के केस में भी ऐसा कर लिया करें, ठीक है जी। क्योंकि जो छोटी प्रोबेबिलिटीज है एटलीस्ट के साथ जो आती हैं उसमें 1 माइनस करके कैलकुलेशंस आपकी आसान हो जाती हैं। तो अगर मैं ये कैलकुलेशन करता हूं कि सक्सेस सिनेरियो की बजाय फेलियर सिनेरियो निकालता हूं, तो फेलियर सिनेरियो ये है कि ए भी फेल हो जाए, बी भी फेल हो जाए, सी भी फेल हो जाए। ए के फेल होने के चांसेस 1/10, बी के फेल होने के चांसेस 8/10 और सी के फेल होने के चांसेस 7/10। इन सारों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी फेल होने के चांसेस हैं तो ये अभी उसने पास होने के चांसेस दिए हुए हैं। तो 8/10 है अगर, तो फेल होने के चांसेस 2/10 होंगे और सी के फेल होने के चांसेस 3/10 होंगे। तो 2/10, 3/10, ठीक है जी। फिर उसको हमने 1 में से माइनस कर देना है। 1 में से माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1 माइनस 10%, 20% और 30%। 10, 20, 30 जो है 20, 2% और 2 का 30%, 0.6%, 0.061 माइनस ये आएगा 9994, 0.006%, 0.006। ये फेल होने की प्रोबेबिलिटी हमने, ये तीनों की एटलीस्ट वन ऑफ देम विल पास, ये तीनों के फेल होने की प्रोबेबिलिटी है, तीनों के इकट्ठे फेल होने की प्रोबेबिलिटी है। वो कहता है कम से कम एक पास हो जाए तो वो सारे आउटकम्स में एक तो लाजमी तौर पे पास हो ही जाएगा। ये ऐसे ही था जैसे अभी हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाली थी, 3 कॉइन टॉस किए हैं और तीनों ही हेड ना आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो थी वो टेल, टेल और टेल होगी। ये फेल, फेल और फेल हो गया, वाह, टेल भी और फेल भी, एली कर गया नाम, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं इस क्वेश्चन की या इस सिनेरियो की, तो हम कहेंगे कि 1 फेल, 2 फेल, 3 फेल या 0 फेल। तो ये 4 पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे, हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करेंगे हम, तो वो हमारा एक टेबल बन जाएगा जिसे हम प्रोबेबिलिटी टेबल कहते हैं, ठीक है। जैसे ये 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड था, इसी तरह से 0 फेल, 1 फेल, 2 फेल, 3 फेल, ठीक है जी। या 0 पास, 1 पास, 2 पास, 3 पास। यानी कि हमने सिनेरियो इस तरह से सेट करना है कि वो सारे ही हमारे जो है ना वो पॉसिबल स्पेक्ट्रम में जो जितनी भी चीज़ें वो सारी कवर हो जाए और उनकी प्रोबेबिलिटी का टोटल 100 के इक्वल हो जाए, ठीक है जी। तो ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन हो गया। ए एंड बी प्ले 4 गेम्स ऑफ चेस, ए चेस ऑफ विनिंग। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे उसने क्या कहा है, 4 गेम्स उन्होंने खेली हैं आपस में। इसका मतलब ये है कि ये मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स हैं, यहाँ पे n = 4 आ जाएगा। एज चेस चांसेस ऑफ विनिंग द गेम इज 7/10। ए जो है उसके जीतने के चांसेस 7/10 हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस 3 गेम कंसेक्टिवली ओनली एंड लूज द रिमेनिंग 1। एक जो है वो कंटिन्यूअसली जीत जाए और मतलब 3 इकट्ठी जीत जाए और 1 हार जाए। अब देखो जरा इसके जो डिफरेंट सक्सेस सिनेरियोज हो सकते हैं वो गेम 1, गेम 2, गेम 3 और गेम 4 को अगर हम देखें तो या ये विन, विन और विन होगा और ये वाला लूज होगा, या ये पहला लूज हो जाएगा, दूसरा विन, तीसरा विन और चौथा विन। यही कॉम्बिनेशन हो सकता है, 3 इकट्ठे जीत जाए उधर भी और इधर भी। कॉम्बिनेशन के केस में अगर इकट्ठा आइटम आ जाए कि जी इनके दरमियान में ऑर्डर भी जरूरी है, तो फिर हम लोग उन सारी चीजों को इकट्ठा सिंगल काउंट करते हैं। तो बेसिकली ये 2 आइटम्स हैं जिनकी 2 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ठीक है जी। तो हम लोग कहेंगे जनाब हमारा एक तरीका तो ये है कि पहला जीत जाए, जीतने की प्रोबेबिलिटी है 7/10।
दूसरा जीतने की प्रोबेबिलिटी 7/10 और तीसरा जीतने की प्रोबेबिलिटी 7/10 और चौथा हारने की प्रोबेबिलिटी 3/10 है। तो ये कितना बनेगा जनाब? नीचे तो आ जाएगा 1000 4 10,000 और ऊपर कितना आ जाएगा 7/7/7/3 1029। इसी तरह से इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1029/1000 होगी। तो इन दोनों को हम जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस या टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है वो कितने बनेंगे जनाब? 4 है ना, 10 ज़रब 10 ज़रब 10 ज़रब 10 10,000 बनेगा। तो 1029 Yes sir, 10,000 second 1029 over 10,000 हाँ 2940 plus 1029 over 10,000 इन दोनों को ऐड करना है। हाँ ऐड करना है आपस में। तो 10% 10.2% ये 10.2% ये 0.24 बनेगा। 0.258 258 बनता है ना, इसने 0.24 लिखा हुआ है पता नहीं क्यों। बहरहाल ऐसे राउंड उसके राउंड भी इधर तो नहीं होता। हाँ इसने सर ये ऊपर वाला 0.2 क्योंकि 0.20 है ना 0.2 इसमें फिर ठीक होगा। यार ये देखो ना 1000 over 10,000 जो है ना ये 10.29% है। तो मैं 10.29% को कैसे कह दूं कि ये जो है वो 10.29 जो है वो 20.560% होगा 20.60। तो 0.2 लिख दिया उसने, चलो ठीक। तो 20.60% जो है ना 20.58% बेसिकली इसका आंसर आता है। 20.58 2058 या इसको कह लें 20.58%। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ऑन एन एग्जामिनेशन द एवरेज ग्रेड वाज 74 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वाज 7। अब ये देखिएगा जरा, ये क्वेश्चन जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन। उसने कहा जी एवरेज ग्रेड है 74 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 7 इफ 10% ऑफ द क्लास आर गिवन ए एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेड इज फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे उसने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड भी यूज कर लिया है। तो लोएस्ट पॉसिबल ए एंड हाईएस्ट पॉसिबल बी इफ z.10 इज इक्वल टू 1.28। ये भी उसने बता दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z.10 जो है वो कितनी है। तो उसने पूछा है कि बताएं ये जरा कैलकुलेट करके। देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, जब भी कभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आए आपने हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। गंदी मंदी बनाएं जैसे मर्जी बनाएं लेकिन इसकी शेप ड्रॉ करनी है। सेंटर में आपने मीन लिखना है, मीन इसका 74 है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी यहीं पे इसके साथ ही लिख लेनी है विच इज़ 7। वो कह रहे हैं कि 10% ऑफ द क्लास जो है उसको ए ग्रेड दिया है। अब अगर ये नंबर्स का स्केल है तो इस तरफ लेफ्ट साइड पे कम नंबर्स आ रहे होंगे और हायर साइड के ऊपर ज्यादा नंबर्स आ रहे होंगे। तो हमारा हाईएस्ट नंबर जिनके ऊपर के आइटम लोगों को हमने 10% दिया वो तकरीबन यहाँ पे आ रहा होगा। अब ये पॉइंट क्या है, हो सकता है ग्राफिकली थोड़ा आगे पीछे हो लेकिन हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको जो है वो यहाँ पे सेट कर लिया। अच्छा आप जरा देखिएगा, ये जो है इसके पहले जो इससे ऊपर जो हमारा पॉइंट है वो 10% है और ये जो हमारे पास है ये है 40%। ठीक है जी, तो हमारे पास ये वाला x हम लोगों ने फाइंड आउट करना है जिसके और मीन के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 40% है। ठीक है जी, जिसके और मीन के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो 40% है। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये वो पॉइंट है जहां तक के लोगों को हमने 80% जो है वो जिसके इनसे ऊपर वाले लोगों को हमने ए ग्रेड दिया बेसिकली। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये पॉइंट कहां पे फॉल करता है, हमने ये x फाइंड आउट करना है। हमारा फार्मूला क्या होता था, हम कहते थे जनाब z इज इक्वल टू x माइनस स्टैंडर्ड नहीं x माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसे करते थे। फिर हमारे पास z आ जाता था, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ z निकालते थे और वो हमारे पास आंसर आ जाता था। अब यहां से हमने वर्क बैक करना है। अब हमारे पास है प्रोबेबिलिटी कितनी, उस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के दरमियान में ये वाली प्रोबेबिलिटी कितनी निकाली हमने 40%, तो ये होगी 0.400। अब हम जी स्कोर के टेबल में एक ऐसा पॉइंट देख लेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.400। ठीक है जी, तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि ये जी इसका कितना है। उसने देखो हमें ये बताया हुआ है कि टेबल को देखने की जरूरत ही नहीं है, जी 1.0 जो है वो 1.28 के इक्वल है। इसका मतलब ये है
कि वो जी जो है वो 10% ऊपर वाला जो पॉइंट है ना, जी से ऊपर वाला पॉइंट, उसने बताया हुआ है कि वो 10% हो तो ये पॉइंट 1.28 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है मीन से। ठीक है जी, तो ये बेसिकली उसने हमें जो टेबल से हमने जो आंसर देखना था वो उसने वैसे ही बताया हुआ 1.28 आता है। अब ये हम ऊपर पुट करेंगे 1.28 माइनस मीन, मीन इज 74 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, नीचे लिख लेते हैं इसको। हमारे पास फार्मूला है z इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। z उसने बताया है 1.28 है। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव ये हमें गौर से देखना होगा, ये क्योंकि मीन से ऊपर की तरफ है तो z पॉजिटिव ही हमने लिखना है। ठीक है जी, और जो x है वो हमने फाइंड आउट करना है। मीन है हमारे पास 74 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 7, तो यहाँ से 1.28 मल्टीप्लाई बाई 7 और इसमें से हम माइनस करेंगे, इसमें ऐड करेंगे बेसिकली हम लोग 74, तो हमारे पास जो है वो x आ जाएगा, कितना है जी 1.28 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 74 प्लस 74 है जी 82.96 है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये राउंड करके 83 ही बनता है। तो 83 वाले बच्चे को हम लोग ए ग्रेड दे देंगे। उसने कहा था द लोएस्ट पॉसिबल ए ग्रेड, तो आंसर है 83, और उससे नीचे वाला जो नंबर होगा 83 वो हाईएस्ट पॉसिबल बी होगा, यानी कि इसके 83 से नीचे वालों को हम बी दे रहे हैं ना, तो 83 से नीचे नंबर आएंगे 82, और 82 जो है उसको हम लोग क्या दे रहे हैं, 82 का हम लोग बी ग्रेड दे रहे हैं। ठीक है जी, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे मुश्किल सवाल यही था कि हमें प्रोबेबिलिटीज दी गई और हम उसको रिवर्स बैक करके तो ये कैलकुलेट करें कि हमारे पास इसका जो है वो x कितना है। इसी तरह से जो मर्जी प्रोबेबिलिटीज हो आप उन प्रोबेबिलिटीज को कवर अप कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो कैलकुलेटर वाली वीडियो है ना, जिसमें मैंने कैलकुलेटर से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना बताया, वो भी आप देखेंगे तो उसमें भी एक सवाल सॉल्व हुआ हुआ है और वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल सॉल्व हुआ हुआ है। उसमें प्रोबेबिलिटी के सारे जो वेरिएशंस है ना वो सारी कवर हो जाती हैं। इससे ऊपर वाला फाइंड आउट करना है, इससे नीचे वाला फाइंड आउट करना है, 2 पॉइंट्स के दरमियान वाला फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी टेबल से कैसे करेंगे, कैलकुलेटर से कैसे करेंगे, तो वो आपका सारा वहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है जी, हम लोग कुछ ये क्वेश्चंस जो है जो मैंने और चूज किए हैं इनकी तरफ चलते हैं। सो क्या फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली 3 6 इन 5 थ्रो ऑफ अ डाइस विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए 6 ऑन 1 थ्रो बीइंग 2/6। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है जी। हम लोगों ने कहा है कि डाइस हमेशा अनबायस्ड होती है, फेयर होती है, अनबायस्ड और फेयर डाइस होती है। फेयर डाइस का ये मतलब है कि जहाँ पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 4 5 और 6 आने की, इन सब की आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, इक्वल लाइकली इवेंट्स होते हैं। 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी होती है, जिसको 16.67% हम कह सकते हैं। ये होती है जी अनबायस्ड या फेयर डाइस, जिसमें कोई मसला नहीं होता। नॉर्मली कुछ डाइसेस ऐसी होती हैं जिनको रिग कर दिया जाता है, जो अनबायस्ड हो जाती हैं, अनफेयर हो जाती हैं, उसमें कोई एक आइटम के आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अनफेयर डाइसेस जो होती हैं जिनको हम अनबायस्ड भी बायस्ड डाइसेस कह सकती हैं, BIASED, वहां पे हर आइटम के अकर होने की चांसेस या प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल नहीं होती। सही है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, हमारे कैलकुलेशन या हमारे फॉर्मूलों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये है कि अनफेयर डाइसेस जो होती हैं वो आपको कभी कभार इक्वल सेम आंसर नहीं देती। इसमें ना मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर हम कोई बहुत सस्ती सी लूडो लें तो उसके साथ जो उसका लूडो का जो डाइस मिलता है ना, उसमें अक्सर औकात ये होता है कि वो अनफेयर होती है, उसमें ना सिंगल या 1 आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वो भला क्यों? एक डाइस होगी जो अच्छी डाइस होगी ना, उसमें आप देखेंगे 1 जो होगा ना उसका एक सर्कल बहुत बड़ा होगा, ठीक है, उसका जो गड़ा बना होगा ना वो बहुत ज्यादा होगा, और उसकी दूसरी तरफ 6 होगा, 6 के 6 डॉट्स होंगे लेकिन वो छोटे छोटे गड़े होंगे। वो इसलिए कि उन्होंने दोनों तरफ मास बराबर रखना होता है। एक तरफ जो है वो अगर वो मास कम रखेंगे और दूसरी तरफ ज्यादा रखेंगे तो जो साइड वजनी है वो नीचे जाती जाएगी। जैसे शटल कॉक में होता है कि उसकी एक साइड जो होती है उसमें फीदर्स लगे होते हैं और दूसरी तरफ उसका जो है ना वो रबड़ लगी होती है, तो वो नीचे जाके गिरती है। हमेशा शटल कॉक आपकी तरफ आ रही है, आप उसे मारें तो वो दूसरी तरफ जो है ना वो फौरन अपनी डायरेक्शन चेंज करके दूसरे के पास जाती है। तो इसी तरह से जो वजनी साइड होती है वो हमेशा नीचे आएगी, लेकिन वो एक और बात है, दैट इज नॉट एन इशू। ठीक है, ये पुराने जमाने में आप ये कर सकते हैं कि आप एक कॉइन पकड़ें, कॉइन 1 रुपए का कॉइन है, मैच खेलते हुए तो आप उसको एक साइड पे ना थोड़ा सा रगड़ दें उसको किसी उसके साथ, क्या नाम है,
रेक मार के साथ, एक साइड जो है उसकी हल्की हो जाएगी, जब भी आप उसे कॉइन टॉस करेंगे तो वो हल्की वाली साइड ऊपर आएगी, वजनी वाली साइड नीचे रहेगी, तो वो अनबायस्ड हो जाएगा। लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, उसके चांसेस जरा थोड़े से बढ़ जाएंगे, लेकिन वो अनबायस्ड होगी, वो हमेशा नहीं आएगी ऊपर। लेकिन इसी तरह से ये जो 6 आने के चांसेस हैं ये 2/6 हो गए, तो कोई बात नहीं, 6 आने के चांसेस 2/6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 जो कि हमारी सक्सेस है वो है जी 2/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो होगा वो 4/6 होगा। वो कहता है जी कि हमने 6 फाइंड द एग्जैक्टली 3 डाइसेस, आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए x इज इक्वल टू 3 इन 5 रोज, तो n इज इक्वल टू 5 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, 5 रोज ऑफ डाइस, तो ये हमारा बाइनोमियल का क्वेश्चन है। हम लोग करते हैं NCX p पावर x q पावर n माइनस x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x एग्जैक्टली 3 टाइम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 है। अगर वो कहते हैं ना एटलीस्ट 3, तो हम फिर लेते प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम इतना। जब हम कहते हैं कम से कम इतने दो, तो उससे कम में गुजारा नहीं होता, उससे ऊपर काम चल जाएगा। जब हम कहते हैं मैक्सिमम इतने दो, तो फिर मैक्सिमम में उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, उससे नीचे नीचे रहेंगे। तो एटलीस्ट का जो वर्ड है, हम किसी को कहते हैं यार कम से कम इतना तो कर लेते, तुम इतनी शर्म तो कर लेते, तो उतनी शर्म तो कम से कम करनी पड़ेगी, उससे ज्यादा भी शर्म कर लो तो अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट का मतलब ये होगा कि कम से कम इतनी रिक्वायर्ड है। तो अगर यहाँ पे कहते हैं ना एटलीस्ट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 रखते, और ऐसे केस में 3, 4 और 5 हमारा आंसर होता। तो इसकी कैलकुलेशन करने से आपका आंसर 16% आता है। ठीक है जी, तो अनफेयर डाइस भी होगी, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे फार्मूले जो हैं वो बिल्कुल वैसे ही अप्लाई होंगे जैसे पहले अप्लाई होते थे, सिर्फ आंसर्स में फर्क आएगा। ये भी एक क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 4 चॉइसेस। अब जरा देखिएगा 10 क्वेश्चंस हैं और उसमें हर एक के ना 4 जो है ना वो चॉइसेस हैं। ए स्टूडेंट विल पास द एग्जाम इफ ही आंसर्स 5 क्वेश्चंस करेक्टली, यानी कि 50% जो है वो उसका पासिंग रेशियो है। ICAP का पेपर लग रहा है। अज्यूमिंग दैट ए स्टूडेंट नोज 2 करेक्ट आंसर्स, 2 के उसको करेक्ट आंसर्स आते हैं, एंड चूज द रिमेनिंग आंसर्स एट रैंडम। जब रैंडम का वर्ड आ गया तो इसका मतलब है कि उसने बाकी 8 के ऊपर जो है वो सिंपल रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। उसने रैंडमली कोई एक ऑप्शन चूज करनी है, जो कि हमारे बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं माशाल्लाह से, इसीलिए पास नहीं होते। तो जो रैंडमाइजेशन है वो कहती है कि अगर आपके पास 4 ऑप्शंस हो और उनमें से एक करेक्ट हो और आप रैंडमली सिलेक्ट करें, तो करेक्ट आंसर के सिलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं? 25%, 1/4। यानी कि आप अगर रैंडमली ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास एट रैंडम करेक्ट आंसर के, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन को ठीक सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है जनाब कितनी? 25%। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल पास द टेस्ट? अच्छा, वो टेस्ट तब पास करेगा जब वो 5 सवाल सही सॉल्व कर लेगा। ठीक है जी, जब वो 5 सवाल सही सॉल्व कर लेगा। लेकिन अगर उसने 6 सवाल सही सॉल्व कर लिए तो फिर भी वो पास हो जाएगा। 7 सही सॉल्व कर लिए तो फिर भी पास हो जाएगा। 8, 9, 10, तो उसके जो है ना वो पास होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उसके मल्टीपल सिनेरियोज बन जाएंगे। ठीक है जी, तो ये तो है जनाब प्रोबेबिलिटी एक सवाल को सही सॉल्व करने की, और क्यू जो है वो है हमारे पास 75%। अब वो रेंडमली जो है ना वो ऑप्शन को टिक कर रहा है, रेंडमली ऑप्शंस को टिक कर रहा है, लेकिन कितने क्वेश्चंस की? 8 क्वेश्चंस की, क्योंकि n = 8 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 के तो उसको आंसर वैसे ही पता है, तो 10 में से 2 उसको पता है, और बाकी जो है वो उसने 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतने रेंडमली सही टिक कर लेगा तो वो जीत जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है वो हमें क्या चाहिए? अगर हम 3 सवालों के सही जवाब सॉल्व कर पाए तो हम पास हो जाएंगे। 4 के, 5 के, 6 के, 7 के, एटलीस्ट 3 सवाल सही सॉल्व करने हैं, फिर वो पास होगा। तो x शुड बी एटलीस्ट 3। एटलीस्ट 3 का मतलब है कम से कम 3, यानी कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी। इसका मतलब यह है कि x कैन बी इज इक्वल टू 3 plus probability of x is equal to 4 plus probability of x is equal to 5 plus probability of x is equal to 6 plus probability of x is equal to 7 plus probability of x is equal to 8 plus probability of x is equal to 9। क्या 9 आएगा इसमें probability of x is equal to 9 में? नहीं, x हमारा n से ज्यादा नहीं जा सकता। n 8 है तो हम 8 तक ही रुकेंगे।
9वें की आप कैलकुलेशन करेंगे भी तो आपका आंसर जो है वो ज़ाया होगा, सही नहीं आएगा। अब ये इतनी सारी कैलकुलेशन करने की बजाय वाई नॉट के मैं 1 में से माइनस कर लूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो ये 3 कैलकुलेशंस मुझे करनी पड़ेंगी जिससे कि मेरा आंसर जो है वो ठीक साबित हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये 3 कैलकुलेशंस कैसे करेंगे? 1 माइनस एन सी एक्स, तो n क्या है जी 8c0, p है जी 25%, यानी कि 0.25 कह लें या 25% कह लें, रेज टू पावर 0 75% रेज टू पावर 8 माइनस 8c1 25% रेज टू पावर 1 एंड 75% रेज टू पावर 7 माइनस 8c2। ये 0 वाला सारा 0 नहीं हो जाएगा सर जी, वो 1 हो जाएगा। हाँ, यही मैं आपको बताने लगा था। तो 1 माइनस 1 करें फिर? नहीं, ये 0 हो जाएगा। 8c0 कितना होता है? ये 25, ये इसके साथ 0 हो जाएगा ना, 25 रेज टू पावर 0 के साथ। वो तो 1 होगा ना। एक मिनट ठहरो, इसको करते हैं। 8c2 ये हो जाएगा जी 25% रेज टू पावर इसका 2 75% रेज टू पावर 6। अच्छा, अब आप क्या कह रहे हो? ये सारे हमने इसमें से 1 में से माइनस करने होंगे। 1 माइनस, अब 8c0 क्या आता है जी? ये तो 1 आता है। 25% रेज टू पावर 0 ये भी 1 ही है। और इसको 75% रेज टू पावर 8, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये फैक्टर 1 से छोटा हो जाएगा। ये पूरा फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई होना है, ये वाला सारा। फिर उसके बाद इसका आंसर लेस देन 1 आ जाएगा। 8c0 25c, बस इसको 0.75 रेज टू पावर 8 कर लें। ये सारा पुट करता हूं उसमें। सारा पुट कर लें जी। 25%, हाँ 0.25 लिखना है। 0.25 रेज टू पावर 0, 75% रेज टू पावर 8। 75% raised to power 8, ये ब्रैकेट माइनस सारे कर रहे हैं, माइनस 8c1 मल्टीप्लाई बाई 25% रेज टू पावर 1, 75% रेज टू पावर 7। इस तरह 2 के साथ भी है ना? हाँ जी, इस माइनस 8c2 25% पावर 2, 75% पावर 6। raised to power 2, बस यहीं तक है। हाँ जी, 0.85539 ये चेक करने हैं आप। 1 माइनस 8c0 25 रेज टू पावर 0, सेवेंटी-फाइव रेज टू पावर 8 माइनस 8c1 25 पावर 1, 75 पावर 7। इसके बाद एक लगेगा माइनस ब्रैकेट, फिर उसके बाद माइनस 8c2 25% 2, 75% 6। अब ये आपका बन गया बड़ा स्लो मूव करता है यार ये।
चलो ये पकड़ो ज़रा। यहाँ पे कर लेते हैं। ये मैंने एक प्रैक्टिस फाइल बनाई होती है, इसमें हम लोग जो है ना वो कर लेते हैं। हमारा n कितना है जी? 5 है। x कितना है हमें? नहीं सर जी, n हमारा था 5 है ना, 5। 8 है सर जी, n 8 है। n क्या 8 है? हाँ 8 है। 8 ठीक है, आ जाओ आ जाओ, खत्म हो गई क्लास। आजा बेटा आजा, क्लास बस ख़त्म हो गई है, अभी एक सवाल चल रहा है। n 8 है, x कितना है जी? x हमारे पास इसमें 0 से ऑनवर्ड चाहिए। yes, sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पहली दफ़ा में कितनी है? 25%। ठीक है जी, तो आप देखो ज़रा, आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो इसकी आ रही है 0, 1, 2, ये सारी मिला के आ रही है 68%। और ऑप्शन में था हाँ 68 है, 1 में से माइनस करना होगा ना, तो आपके पास आएगा जी 1 माइनस 0.68%। सॉर्ट ऑफ, क्योंकि ये राउंड नहीं है ना, 32, इसको राउंड कर। ये है मतलब 32 जो है 0.32। 0.3215। ये है ठीक है, तो फिर वो कैलकुलेशन में ही कहीं पे वहाँ पे ब्रैकेट्स वगैरह देख लें। ये 0.3215 ऑप्शन है, तो उसके पास होने के चांसेस जो है वो 32.15% हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ सवाल थे जो मैंने चूज़ किए हुए थे। बाकी इसमें क्वेश्चंस जो बुक में अब हैं वो इजी हैं। पहले जो टीचर्स की किताबें वगैरह हैं वो क्योंकि पिछले हिसाब से बनी हुई हैं तो वो काफ़ी मुश्किल हैं, उसके अंदर काफ़ी लंबे लंबे सवाल भी हैं। कोशिश ये है कि इन सारे क्वेश्चंस को जो है वो हम लोग डिस्कस कर लें यहाँ पे। ठीक है जी, सो दिस कंक्लूड्स द चैप्टर। और यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो कैलकुलेशन भी अपने सारे चैप्टर्स तकरीबन हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर किए हैं। मकसद उसका ये था कि हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस कर लें। प्रैक्टिस उसमें हमारी उतने ज़्यादा मेन वो नहीं था फोकस, क्योंकि उसके लिए पास पेपर के क्वेश्चंस, आई कैप की बुक और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उसके क्वेश्चंस आप लोग करें तो उससे जो है वो आपको इंशाल्लाह काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है जी, चलें, थैंक यू।